दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, मोदी जी बहुत नाराज हैं। वे कांग्रेस से नाराज हैं, राहुल गांधी से नाराज हैं, कांग्रेस की महिला सांसदों से नाराज हैं। वे युवा कांग्रेस के उन प्रदर्शनकारी युवकों से खास तौर से नाराज हैं, जिन्होंने एआई महाकुंभ में अपनी कमीजें उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों की निंदा करते-करते वे मेरठ की रैली में रुआंसे हो गए। उन्होंने अपने दिल के गुबार निकालने के लिए 2 काम किए। पहला, कांग्रेस के लिए कहा कि वह तो पहले से नंगी है, कपड़े उतारने की ज़रूरत क्या थी? दूसरा, उन्होंने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों जैसे टीएमसी और डीएमके वगैरह को अलग करते हुए कहा कि एआई समिट में प्रदर्शन करने का पाप इन दलों ने नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने किया। मोदी जी के इस भाषण की बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। मोदी जी भाषण देते समय हमेशा की तरह संयत नहीं थे, बहुत उत्तेजित थे, लगभग चीखती हुई आवाज में बोल रहे थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। वो भाषण देने की कला में माहिर हैं, उनकी आवाज जमी हुई होती है। वो चीखती हुई आवाज नहीं होती, जिसे अंग्रेजी में श्रिल वॉइस कहते हैं, किकियाती हुई आवाज नहीं होती। लेकिन मोदी जी इस भाषण में तकरीबन किकियाने की मुद्रा में पहुंच गए थे। उनके इस भाषण की एक खास तरह की प्रतिक्रिया मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह उनके इस भाषण की समीक्षा भी है, उसके ऊपर एक विपरीत टिप्पणी भी है और प्रतिक्रिया सुनकर आप समझ जाएंगे कि किन लोगों ने यह प्रतिक्रिया की है, उन लोगों की राजनीति क्या है। यह प्रतिक्रिया मैं शब्दशः नई परख के दर्शकों के लिए पेश कर रहा हूं। प्रतिक्रिया बहुत बड़ी है, यह उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। जरा सुन लीजिए। सुनना जरूरी है, क्योंकि यह प्रतिक्रिया एक ऐसे टिप्पणीकार ने की है जो 2014 से ही आमतौर पर मोदी जी का गुणगान कर रहा था। मोदी चालीसा पढ़ने के नाम पर ही उसने मशहूरी हासिल की थी। ऐसे लोग मोदी जी की आलोचना और उनकी सरकार की आलोचना या सरकार को कुछ नसीहत देने के अंदाज में बात तब करते थे, जब उनको लगता था कि सरकार अगर ऐसा करेगी तो उसको नुकसान हो जाएगा, तो सरकार के प्रति हमदर्दी जताते हुए उसका नुकसान रोकने के लिए कभी-कभी कुछ विपरीत टिप्पणियां भी कर देते थे। लेकिन ये टिप्पणी उस लहजे की श्रेणी में नहीं आती। मेरठ के इस मोदी भाषण पर यह प्रतिक्रिया क्या कह रही है, इस पर जरा ध्यान से गौर कीजिए। सुनिए। जो बात की जा रही है उसके साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी एक्टिंग भी चल रही है। जब मैं आपको शब्द सुनाऊँगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि इन लफ्ज़ों के साथ में एक्टिंग क्या हो रही होगी। उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने कोई पाप किया है पुष्पा? नहीं किया है। ये राजेश खन्ना का डायलॉग है। राजेश खन्ना एक रईस है, जो कि एक वेश्या से अमर प्रेम फ़िल्म में वेश्या से मिलने जा रहा है। जब वेश्या से उसकी की बातचीत होती है, वेश्या का नाम पुष्पा। उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने कोई पाप किया है पुष्पा? नहीं किया है। सपा ने पाप किया है, पाप नहीं किया है। टीएमसी वालों ने पाप नहीं किया है पुष्पा। पुष्पा आई हेट दिल्ली में नंगापन रे। ये क्या चल रहा है मोदी जी? और ये रोना आप क्यों रो रहे हो मेरठ में जाकर के? फट्टुओं का काम है ना। पुलिस का मतलब क्या राहुल गांधी होम मिनिस्टर है देश के? किसके हाथ में पुलिस है? सीआईएसएफ किसके हाथ में है? सिक्योरिटी किसके हाथ में है? मोदी जी, जब आपकी कब्र खुदने की बात आई, तो आप ये विक्टिम कार्ड खेलने लगे। ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, यह एक बार नहीं, पिछले 8-10 वर्ष से हर चुनाव में और रैंडम दिन ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी कहा जा रहा है। ब्राह्मण बनिया वापस जाओ, देयर विल बी ब्लड। आपको लज्जा नहीं आती? उस पर आप कैसे चुप रह जाते हो? हमें समाज को तोड़ना है और तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? एक्सक्लूड करो, इसको हटाओ, इस साले को हटाओ, ये किसी काम का नहीं है। ये केवल टैक्स देते हैं और बिना काम के 50% यहाँ पर उन्होंने हत्याया हुआ है। अनारक्षित वर्ग में होकर टॉप 10 में यही लोग भर जाते हैं। हमारे दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित वर्ग वो लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं?
ये लोग उनकी राह रोके हुए हैं। टीएमसी वालों ने पाप नहीं किया है। 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी के रूल में हुई है। उसको आप डिफेंड कर रहे हो कि नहीं किया है, नहीं किया है। आप अब डीएमके को डिफेंड कर रहे हो, जो कहता है कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसे इरेडिकेट कर दें। महबूबा मुफ्ती के बाद अब क्या फारूक अब्दुल्ला के साथ सरकार बनाना है कश्मीर में, या टीएमसी के साथ पावर शेयरिंग करना है आपको? भाई मेरे, मोदी जी ने जो लिमिट क्रॉस की है, जिससे 30-40 करोड़ सवर्णों की रीढ़ मारी जा रही है, उससे ज्यादा डैमेज कर दिया है क्या मैंने? जिस सरकार को हमने हिंदू एकता के लिए चुना था, वह एक्टिवली समाज को विभाजित करने का उपक्रम कर रहा है, और लिमिट मैं क्रॉस कर रहा हूं। सारा सत्य बाहर आने के बाद भी पूरी सरकार, पूरी पार्टी, पूरा संघ चुप है। यह अंबेडकर अंबेडकर रट रहा है, और लिमिट मैं क्रॉस कर रहा हूं। सोच समझकर सामान्य वर्ग को एक्सक्लूड किया जा रहा है, और यह सबको दिख रहा है। मैं इस विभीषिका पर लगातार यदि नहीं बोलूंगा, चाहे परिणाम जो भी हो, तो मैं अपनी पत्रकारिता के साथ धोखेबाजी कर रहा हूं। इसलिए पतितों को उनके दायित्व का स्मरण कराने के लिए मैं लिमिट क्रॉस करूंगा ही। मैं एक पत्रकार हूं, मैंने एक विषय उठाया है, मैं इसके परिणाम तक लिखता बोलता रहूंगा। दो ही परिणाम है, सरकार समुचित समाधान दे, या समाधान की संभावना समाप्त कर दे। मैंने फिरोज खान का बीएचयू वाला विषय उठाया था, अंत तक लिखा बोला। मैंने दिल्ली दंगों का विषय उठाया था, जब तक सरकार में हाथ में नहीं लिया, हर विक्टिम तक पहुंचा। मैंने बंगाल में राजनीतिक हत्या का मामला उठाया था, 20 से अधिक पीड़ित परिवार से मिला, न्याय दिलाने में सफलता नहीं मिली, उसे स्वीकारा। सोशल मीडिया पर ऐसे ही कई विषयों पर जो घर जा रो आपने वाले मोड में लिखता बोलता रहा हूं। प्रदूषण हो, इथेनॉल हो, मोहन यादव का आरक्षण वाला विषय हो, जहां भी गलत थी सरकार, मैंने बोला है, लंबे समय तक बोला है। इन तीनों विषयों में सरकार पतित हो गई, तब मैंने बोलना बंद किया। जहां मुझे आशा रहती है, मैं लिमिट क्रॉस करता ही हूं। लिमिट कौन तय करेगा? लिमिट तो केवल विषय तय करेगा। दोस्तों, यह वीडियो, ये शब्द, ये समीक्षा खास तरह की है। यह जहर बुझी व्यंग्यात्मक भाषा एक ऐसे व्यक्ति की है जो पिछले 11 साल से सुपर अंधभक्त था। मैं समझता हूं कि दोस्तों, कि कहीं अंदर कोई नाराजगी पक रही होगी, जिसे यूजीसी नियमावली ने एक ट्रिगर पॉइंट दे दिया। इसकी वजह से जो अंधभक्ति थी, वह अचानक नफरत में बदल गई। दोस्तों, यह एक खास तरह की दिमागी कैफियत है। इसके पीछे की साइकोलॉजी मोदी जी, सरसंघ चालक मोहन भागवत और मोदी जी के रणनीतिकार शायद अभी तक पूरी तरीके से नहीं समझ सके हैं। उन लोगों का ख्याल है कि ऊंची जातियों का यह प्रलाप, बीच बीच में फूट पड़ने वाला यह गुस्सा, किसी न किसी तिकड़म से मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि जैसे जैसे 19 मार्च का दिन करीब आता जा रहा है, मोदी जी और उनकी सरकार से उनके कोर वोटरों की, ऊंची जातियों के वोटरों की नफरत और बढ़ती जा रही है। भाजपा के खिलाफ ऊंची जातियों की बगावत जारी है। पहले तो यह था कि गलती भाजपा कर रही है और संघ वाले से सुधार लेंगे, इस तरह की उम्मीद थी। शुरू में इस तरह की उम्मीदें बहुत की जा रही थी। आंदोलनकारियों का सरकार पर किया गया पहला हल्ला कुछ इसी तरह का था कि अभी संघ वाले अपनी संशोधनकारी तिकड़म करेंगे और बिगड़ती हुई बात समझ जाएगी। लेकिन जब मोहन भागवत ने भी कह दिया कि यूजीसी की उस नियमावली को सब लोग सिर झुकाकर पूरा का पूरा स्वीकार कर लें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पाबंदी लगा रखी है, तो अब समझ लेना चाहिए कि बात पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। मोहन भागवत के इस कथन से भाजपा के कोर वोटर में दरार पड़ चुकी है। इस दरार को भरने के लिए क्या करना होगा, यह अभी किसी को पता ही नहीं है। भाजपा वाले तो इसके बारे में सोचने की स्थिति में ही नहीं है। वो तो मानते हैं कि एक कोई जादू की छड़ी वो चलाएंगे और ये कोर वोटर फिर से उनकी उसी जेब में चला जाएगा जिस जेब में पिछले 11 साल से बैठा हुआ था। दोस्तों, 19 तारीख को अगले महीने सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर गौर करना शुरू करेगा। दोनों पक्ष कमर कसे हुए हैं। ऊंची जातियों ने अभी 2 दिन पहले लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया। ओबीसी और दलित पक्ष पहले से आंदोलनकारी गतिविधि शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे हैं। यह जरूर है कि उसे मीडिया में कवरेज नहीं मिल रही, क्योंकि मीडिया में ओबीसी और दलित पत्रकार ना के बराबर ही हैं। आज की तारीख में कुल जमा स्थिति यह है कि भाजपा का कोर वोट सरकार से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। यह चिढ़ आक्रामकता की हदें तोड़ चुकी है। अगर मोहन भागवत की दी हुई लाइन पर आगे की राजनीति चली और अदालत से यह फैसला आया, यूजीसी नियमावली को दोबारा बनवाया जाना चाहिए, माने इसका मतलब होगा
उसको नरम किया जाना चाहिए या उसमें संशोधन किया जाना चाहिए, यानी उसके तथाकथित विवादास्पद हिस्से निकाल दिए जाने चाहिए या यूजीसी नियमावली को दोबारा बनवाया जाना चाहिए ताकि इसका मतलब होगा उसे तकरीबन खारिज कर देना चाहिए। तो होगा यह है कि यह चिढ़ और नफरत ठीक वैसी ही भाषा बोलने लगेगी जैसी विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष क्या बोल रहा है यह भी देख लीजिए। विपक्ष कह रहा है कि जो लोग एप्स्टीन फाइल में नंगे हो चुके हैं, वो दूसरों को नंगा बताते हुए शोभा नहीं देते। आप देखिए, ऊंची जातियां ने अभी एप्स्टीन फाइल वाला मसला नहीं उठाया। ऊंची जातियों ने अभी भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसमें जिस तरह सरकार फंसी हुई है, वो मसला उन्होंने अभी नहीं उठाया। विपक्ष मोदी जी से 3 सवाल पूछ रहा है। पहला, ट्रंप ने 2 फरवरी को ट्वीट करके कहा था कि पीएम मोदी की दोस्ती और उनके अनुरोध पर हम व्यापार समझौता तत्काल लागू होने पर सहमत हुए। तो नरेंद्र मोदी जी बताएं कि उन्होंने इस ट्रेड डील के लिए जल्दबाजी क्यों की। दूसरा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ नीति को रद्द कर दिया है और उसे गैर कानूनी बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी टैरिफ को 18 से 10% कर दिया है। भारत अमेरिका की ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक प्रावधान है कि अगर कोई देश टैरिफ बदलता है तो दूसरे देश को अपना टैरिफ बदलने का अधिकार है। तो हमारा सवाल है, कृषि क्षेत्र पर जो टैरिफ लगा है उसे हटाने या घटाने के लिए पीएम मोदी क्या साहस दिखाएंगे। तीसरा, ट्रंप बार बार कहते हैं कि भारत ने वायदा किया है कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। यहाँ सरकार कहती है कि हम खरीदेंगे। नरेंद्र मोदी को हकीकत बतानी चाहिए, वो सच क्यों छिपा रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि इस ट्रेड डील को ठंडे बस्ते में डालिए और भारत में किसानों व्यापारियों के हितों को साधते हुए एक दूसरी संतुलित डील कीजिए। जाहिर है कि विपक्ष मोदी जी की यूजीसी नियमावली पर अटैक नहीं कर रहा है। वह न इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। वो क्यों जाए? विपक्ष लफड़े में क्यों पड़े? ये भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ अपना रायता है, एक ऐसा रायता जो इस समय हिंदुत्व की राजनीति के लिए सड़ान मान रहा है। उधर ट्रंप के नीचे मोदी जी का हाथ दबता जा रहा है। विपक्ष इसका पर्दाफाश कर रहा है। अमेरिका से डील में भारत की पिटाई हो रही है, विपक्ष यह बता रहा है। भारत फंस गया है डील में, विपक्ष यह बता रहा है। एप्स्टीन फाइलों में हरदीप पुरी के फंसने का भी विपक्ष पर्दाफाश कर रहा है। कहना ना होगा कि मोदी का वोटर इन सवालों को उठाने से बच रहा है, लेकिन अगर उसकी नहीं सुनी गई और यूजीसी के मसले का कोई हल नहीं निकाला गया तो वह दिन दूर नहीं जब भाजपा का कोर वोटर भी इन मुद्दों पर बोलना शुरू कर देगा। वह क्षण होगा जब मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। इसका एक नमूना मिल गया है। केवल नमूने के तौर पर आप समझ सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या बात कही जाएगी। इसे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ताजे बयान के रूप में देखा जा सकता है। शंकराचार्य ने जो कहा है वह चौंकाने वाला है। शंकराचार्य जी की का वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। वे कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, 3 करोड़ लोगों के नाम। हाँ, 3 करोड़। इसका मतलब है 3 करोड़ गलत मतदाता थे। इसका मतलब जो सरकार बनी है वो गलत वोट से बनी। अब उनके द्वारा संशोधन करके सरकार को भंग कर देना चाहिए। 3 करोड़ वोट कोई कम नहीं होता है। सरकार को तत्काल राष्ट्रपति महोदय को उसका संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग कर देना चाहिए। नया चुनाव कराना चाहिए जो संशोधित सूची से हो। सच्चाई तो यही है। देखिए, 3 करोड़ वोट का मतलब है उलटफेर बहुत तगड़ा हुआ होगा और सही चुनाव तो माना ही नहीं जा सकता। तो इसलिए ये 3 करोड़ लोग फर्जी थे, जो वोटर बने हुए थे उनको हटाया गया है। अब सूची संशोधित हो गई है, तो अब सरकार जो है उसे तत्काल भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और नया चुनाव कराकर संशोधित सूची से ठहर कर चुनाव करा के नई सरकार स्थापित करनी चाहिए। हमें पता है कि शंकराचार्य उत्तर प्रदेश सरकार में आर पार चल रहा है। ऐसा ही आर पार ऊंची जातियों और मोदी सरकार के बीच भी शुरू हो सकता है। हालात वैसे ही बन रहे हैं। इशारा उसी तरफ का मिल रहा है। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। फिर देखिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट कहां तक लटकाता है। मामले को जितना लटकाएगा उतना ही जो बात लोगों की जुबान पर है या जुबान पर अटकी हुई है वो उनके भीतर पकने लगेगी। जैसे ही अब जुबान से निकलने वाली या जुबान पे अटकी हुई बात लोगों के भीतर चली जाती है और वहां पर जाकर खत बताती है
वहां पर जाकर पकती है, तब लोग एक फैसला लेने के मूड में आते हैं और वो मोदी सरकार के लिए एक खतरनाक घड़ी होगी। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।